नमस्कार विद्यार्थियों, हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमने मौर्यकालीन जो ऐतिहासिक सोर्सेज हैं उनके बारे में जाना, जिसमें साहित्यिक सोर्सेज और पुरातात्विक सोर्सेज दोनों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। उसी क्रम में विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में, लेकिन अशोक से पहले हम संक्षिप्त में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक का जो समय था चंद्रगुप्त मौर्य का था, जिसे सेंड्रोकुटस जस्टिन ने, जो एक विदेशी इतिहासकार रहे हैं, यूनानी इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने सेंड्रोकुटस के नाम से भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एकीकृत करने का प्रयास किया था और उसकी सहायता के लिए उनके एक मंत्री थे, प्रमुख मंत्री जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, चाणक्य, जिनकी एक प्रमुख पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हमने पहले की वीडियो में चर्चा कर ली है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष रूप से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हमने इसका सेपरेट से इसके वीडियो नहीं बनाया। इसमें गुंजाइश केवल छोटे प्रश्नों की, अति लघुतरात्मक प्रश्नों की ही रहती है विद्यार्थियों। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी है, जिसको बिंदुसार कहा गया है, और बिंदुसार जो था, जिसको यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रोचेटिस या अमित्रोचेटस का नाम भी दिया है, जिसके बारे में पूछा जा सकता है। अमित्रघात की, शत्रुओं का नाश करने वाला, ऐसी इसकी तुलना की गई है। और इसी बिंदुसार का जो पुत्र रहता है वो रहता है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का पर मेजर प्रश्न बनने के और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सम्राट अशोक। और बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मगध साम्राज्य के राज सिंहासन पे इस महान जो सम्राट होता है, इसका पदार्पण होता है, जो भारत में तो क्या पूरे विश्व इतिहास के अंतर्गत अपना प्रमुख स्थान रखता है। अशोक के नाम को भला विद्यार्थियों कौन नहीं जानता, सभी ही जानते हैं। इस महान सम्राट के इतिहास को, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि इस महान सम्राट को इतिहास में अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में कोई ऐसा सम्राट नहीं है जो अशोक के समान स्वर गुण संपन्न हो। अशोक का अपना एक पृथक ही इतिहास है विद्यार्थियों, आप समझेंगे इस चीज़ को। अशोक का शासन काल है वो प्राचीन भारतीय इतिहास का अत्यंत गौरवशाली काल था, क्योंकि इस काल में अशोक ने अपने असाधारण जो कुशलता एवं जो उसकी क्षमता थी, उसको भारत के सर्वोन्मुखी उन्नति को प्रदान किया। और अशोक जो था, आप समझिए कि एक ऐसा उसने विशाल साम्राज्य भी स्थापित करा, लेकिन कहा जाता है कि युद्धों की निरंतरता होने के बाद भी जो अशोक है, उसने युद्ध में विजय होने के पश्चात भी जो भेरी घोष था, युद्ध घोष था, उसके स्थान पे उसने धम्म घोष की स्थापना की। आप इस चीज़ को अगर हम समझे वर्तमान समय में तो बहुत बड़ी बात है। तो अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया वह भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। विश्व में विशालता के दृष्टिकोण से अनेक साम्राज्य तथा उसके शासक प्राप्त हो सकते हैं, किंतु विस्तृत साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ मानव होना कठिन होता है। तो विद्यार्थियों, जो अशोक था विश्व की महान विभूतियों में से एक था। उसने हमको उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था दी, धर्म संरक्षण प्रदान किया, हृदय की उदारता उसने बताई, कला का विकास किया, प्रजा की वत्सलता की दृष्टि से अशोक वास्तव में अगर हम कहें तो महान शासक था। उसने अस्त्र विजय के स्थान पर धम्म विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। उसकी जो राजनीतिक उपलब्धियां तो इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसको जो है अपने आप में उसको अमर बनाती है, और जो उसकी उपलब्धियां हैं विश्व इतिहास में क्या है, अतुलनीय है। और समस्त जीव जगत का भौतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान उसके जीवन का परम आदर्श था। ये अशोक के बारे में हमने संक्षिप्त में हमने आपको बताया। इसके अलावा जो अशोक है उसको जानकारी के लिए कि सम्राट अशोक ऐसे हुए हैं, उसके शासन की विस्तृत जानकारी के लिए अनेक ऐतिहासिक सोर्सेज रहे हैं, जिसमें हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है कि उसके शिलालेख थे, उसके अभिलेख थे, और स्तंभ लेख थे, लघु शिलालेख थे। इसके अलावा साहित्यिक सोर्सेज की बात करें तो दीपवंश, महावंश और अनेक जो ग्रंथ थे, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प था, कलहण की राजतरंगिणी थी। ऐसे महान जो अशोकावदान है, दिव्यावदान है, ऐसे महान ग्रंथ है जो अशोक की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं।
विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं जो अशोक का जो प्रारंभिक जीवन क्या था और उसके परिवार के बारे में। जो बौद्ध ग्रंथ हुआ है दिव्यावदान, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, उसके अनुसार अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था और वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इसलिए उसे दर्शनीय और जन कल्याणिकी के नाम से भी पुकारा जाता है। और जो दक्षिणी बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार उनकी माता का नाम क्या था? धर्मा था। देखिए विद्यार्थियों, अलग अलग जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, या अलग अलग जो इतिहास की अगर हम कहें ग्रंथ हैं, उसमें अनेक बार विरोधाभास पाया जाता है। उन्हीं विरोधाभास में से अशोक की माँ को लेकर भी विरोधाभास है। कुछ लोग चंपा का पुत्र बताते हैं और कुछ लोग उसे सुभद्रांगी का पुत्र बताते हैं। कुछ लोग उसे धर्मा का पुत्र बताते हैं और कुछ लोग उसे सुभद्रांगी का पुत्र बताते हैं। और अगर हम बात करें धर्मा, तो इसी का जो पुत्र था, अशोक का जो सगा भाई था विगताशोक, जिसे तिष्य के नाम से भी जाना जाता था, उसके बारे में भी जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें चर्चा की गई है। दीपम वंश और महावंश के अनुसार बिंदुसार के 16 रानियाँ थी और उन 16 रानियों से उनसे 101 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिसमें से सुसीम सबसे बड़ा था। और जो तिब्बती ग्रंथ थे उनके अनुसार जो अशोक है वो कामासक्त था और आमोद प्रमोद में डूबा रहता था, इसलिए इसे कामाशोक का नाम भी दिया जाता है। ऐसा जो है, हम इसको पूर्णतः इस बात से हम सहमत नहीं हैं, ये केवल जो तिब्बती ग्रंथ है उसमें ऐसा बताया गया। इसके अलावा जो अशोक है उसके भी अनेक विवाह है, उनकी भी चर्चा अलग अलग ग्रंथों में की गई है। उपलब्ध साक्ष्य है उसके अनुसार अशोक की अनेक पत्नियां थी, जिनमें विदिशा की जो थी राजकुमारी श्रेष्ठ, जिसका नाम श्रेष्ठ पुत्री देवी था। इसके अलावा असंधमित्रा है, पद्मावती है, कारुवाकी है या तिष्य रक्षिता है, ये उसकी प्रमुख रानियों में से एक थी। बहुत से विद्वान हैं वो देवी तथा असंधमित्रा को एक ही मानते हैं और इसी प्रकार पद्मावती और कारुवाकी को भी एक ही मानते हैं। ऐसा लोगों के अंतर्गत अलग अलग मतभेद हैं। कुछ लोग जो है संघमित्रा को अलग संतान से उत्पन्न मानते हैं। कुछ लोग जो है कारुवाकी जो उसकी रानी थी उससे तीवर नामक पुत्र जो है उसकी पुत्र है उसको मानते हैं। राजतरंगिणी में अशोक के एक अन्य पुत्र जालोक का भी उल्लेख मिलता है, पर उसकी माता का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक के एक अन्य पुत्री भी थी जिसका नाम चारुमती था, परंतु उसकी माता का नाम भी मालूम नहीं होता है। इस प्रकार से बौद्ध ग्रंथों में ज़्यादा ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन संक्षिप्त में कह सकते हैं कि अशोक एक राजपुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था और जो है उसकी अनेक रानियाँ थी। अब बात करते हैं हम प्रांतीय शासक के रूप में अशोक की स्थिति। तो विद्यार्थियों, सम्राट बनने के पश्चात जो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो है प्रांतीय सूबेदार रहता है। प्रांतीय सूबेदार से मतलब उपराजा जिसे कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार विद्यार्थियों अब ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। सर्वप्रथम अवंती प्रांत का वो सूबेदार था और वहाँ के जो है विद्रोह को दमन करने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उसे वहाँ पर नियुक्त किया गया था। और उसकी इतनी अच्छी योग्यता देख करके या शांति व्यवस्था पे बहुत अच्छा काम देख करके प्रभावित होकर के बिंदुसार ने उसे तक्षशिला का सूबेदार बना करके भेजा। उसे लगा कि अवंती में ये काम इतना अच्छा कर रहा है तो क्यों ना इसे तक्षशिला में भी भेजा जाए, क्योंकि उस प्रांत के अंदर जो थे भ्रष्ट राज्याधिकारी थे वह जो है जनता का शोषण कर रहे थे और उस शोषण को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का सूबेदार बनाया। अशोक जो है तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के अंतर्गत सफल रहा और जो कहा जाता है कि बिंदुसार के जब अंतिम दिन थे तब उसी समय में तक्षशिला में पुनः जो है विद्रोह फिर से खड़े होने लग गए थे और इस बार जो बिंदुसार है उसने अशोक के बजाय राजकुमार सुसीम को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। लेकिन अशोक की तरह जो सुसीम है वो विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हुआ, वो असफल रहा, जिससे उसकी काफ़ी निंदा भी हुई। उसके बाद पुनः अशोक को भेजा गया जिसके उसने सफलतापूर्वक विद्रोह को दमन किया गया, जिससे क्या हुआ, अशोक की प्रशंसा अधिक होने लगी, मंत्रियों का उसे समर्थन प्राप्त होने लग गया और इसके कुछ समय बाद ही बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है
और अपने समर्थक मंत्री जो है राधागुप्त है उसकी सहायता से जो है अशोक है मगध के सिंहासन पर बैठता है। तो विद्यार्थियों इसमें से प्रश्न, छोटे प्रश्न बन सकते हैं। सर्वप्रथम कहाँ का वो सूबेदार था, इसके अलावा अंतिम समय पर वो कहाँ का सूबेदार था। ये दोनों तक्षशिला और अवंती पे प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं जो अशोक के समय का जो उत्तराधिकार संघर्ष है उसके बारे में विद्यार्थियों हम चर्चा करते हैं। तो जो जितने भी अशोक से संबंधित जो साक्ष्य हैं तो विद्यार्थियों उसमें बौद्ध ग्रंथ हैं, कुछ जैन ग्रंथ भी हैं और कुछ तिब्बती साक्ष्य और कुछ चीनी साक्ष्य भी हैं। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनके अनुसार विद्यार्थियों उत्तराधिकार संघर्ष की अगर हम बात करें तो जो उत्तराधिकार संघर्ष में जो है बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए उसके जितने पुत्र थे 101 पुत्र हैं उसमें संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के अंतर्गत अशोक ने अपना जो बड़ा भाई था सुसीम उसको परास्त कर डाला और मगध के सिंहासन पर बैठा। कुछ बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो अशोक है वो अपने 99 भाइयों को मार करके बैठा, ऐसा कुछ बौद्ध ग्रंथ है। लेकिन इन बौद्ध ग्रंथों पे विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी तादाद के अंदर मारना क्या है संभव नहीं है। और इन कथाओं में दिखाने के लिए भी गढ़ा किया है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पूर्व जो है अशोक कितना क्रूर था और बौद्ध धर्म के प्रभाव से वो कितना उदार बन गया। तो ऐसा जो है बौद्ध ग्रंथ है वो कुछ लच्छेदार बातें भी रखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम उसका पूर्णतः समर्थन नहीं करते हैं। कुल मिलाकर बात ये थी कि अशोक है मगध का सम्राट बना और उसके राज्याभिषेक जो हुआ उसके सम्राट बनने और राज्याभिषेक बनने में केवल 4 वर्ष का अंतर है। और इस जो 4 वर्ष के अंतर्गत जो कार्य हुआ वो था उत्तराधिकार का संघर्ष और मुख्य संघर्ष था सुसीम और जो है अशोक के मध्य। बिंदुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र जो सुसीम है उसको अपना उत्तराधिकार बनाना चाहता था, जबकि जो प्रधानमंत्री खल्लाटक और मंत्री जो राधागुप्त था वो अशोक के पक्ष में थे। इसलिए बिंदुसार की जो मृत्यु के बाद जो मंत्री की सहायता से अशोक सिंहासन पर अधिकार जमा लिया और अशोक ने अपने भाइयों ने सुसीम के नेतृत्व में अधिकार को चुनौती दी और इस गृह युद्ध के अंतर्गत अशोक विजय रहा और सुसीम अपने भाइयों सहित क्या हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। ओवरऑल अगर हम कहें तो उत्तराधिकार के संघर्ष के अंतर्गत अशोक की विजय प्राप्त हुई और अशोक है मगध की गद्दी पर बैठा।